खालिद साहब, आपसे सर बात का आगाज कर लेते हैं सर, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन हो रही है, अमेरिका की तरफ से जो दावा किया गया है कि तीनों जो उनकी फैसिलिटीज थी वहां पर धमाके किए गए हैं, उसे तबाह कर दिया गया है मुकम्मल तौर पर और अब अमन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ईरान बता रहा है कि जो दो फैसिलिटीज थी वहां पर तो उसके करीब करीब ये बॉम्ब गिरे हैं, लेकिन फर्दों का एक हिस्सा इससे मुतासर हुआ है और अभी तक आसपास के कंट्रीज की तरफ से भी या बाकी तरफ से भी किसी तरह की किसी ताबकारी के हवाले से कोई इत्तलात नहीं आई है, कोई खबरें नहीं आई हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका अपना मुकम्मल हदफ जो सोच रहा था उसे हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ है, जिसको कांग्रेट्स कर दिया था कल डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत शुक्रिया किरण, मुझे इनवाइट किया। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अभी तक ये कंफ्यूजन है। एक तरफ अमेरिकन सदर ने ये ऐलान किया है कि हमने मिशन मुकम्मल कर लिया है और ईरान इसराइल को बहुत हद तक महफूज कर दिया। उन्होंने कंप्लीट नहीं कहा, बहुत हद तक महफूज किया। जहां तक ईरान की मैं इंफ्रास्ट्रक्चर देख पाया हूं, जो उनका ईरानियन है मुख्तलिफ रिसर्च के थ्रू, उनके जो 3 जगह पर डेफिनेटली हैं ये, लेकिन ये जो कौम के पास है ये सबसे बड़ा इनका प्लांट है जो पहाड़ों का एक सिलसिला है उसके दरमियान में है। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोस्टली अंडरग्राउंड है और ये आपस में कनेक्टेड भी है और इसको हिट करना इतना आसान नहीं था और नहीं है भी शायद। 90 मीटर कहा जा रहा है, जो कि तकरीबन 270 और 300 फुट के करीब उसकी डेप्थ बनती है, जो बहुत ज्यादा है, अनयूजुअल है। और अगर आपने जो पूछा कि अमेरिका की कैपेबिलिटी क्या है, उन्होंने ये जो B-2 बॉम्बर यूज किया है, इस पे डेफिनेटली ये नया जहाज है एज कंपेयर टू B-52 जो तकरीबन 60 साल पुराना है। वो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, लेकिन ये एक प्योर स्टेल्थ जहाज है जिसको इस्तेमाल किया गया है। और मैं आपके व्यूअर्स को एक आसानी के लिए एक और भी बताता चलूं कि ये B-52 और B-2 एक यहाँ पे आइलैंड है डेगो गार्शिया में, साउथ ऑफ इंडिया। अगर श्रीलंका से आप सदर्न लाइन लगाएं, एक 1800 किलोमीटर दूर एक डेगो गार्शिया का एयर बेस है। ये तकरीबन 200-300 साल पहले तक यहाँ मकामी लोग रहते थे, फिर यूके ने कब्जा कर लिया डेगो गार्शिया पर और उनको नेटिव को मूव आउट कर दिया और फिर ये अमेरिका ने ले लिया। इस वक्त इनके पास जहाज B-52 भी और B-2 भी वहां पे बेस है, क्योंकि इतना छोटा जजीरा है कि मुश्किल से एक एयर बेस ही संभाल सकता है उसमें। यहाँ से करीब पड़ता है। इतनी रिफ्यूलिंग जो उन्होंने कहा 18 घंटे हमने की है और जाहिर है रिस्क भी लिया उन्होंने कि डिटेक्ट ना हो जाए। डेगो गार्शिया से भी ये उड़ सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि एक तो सिक्योरिटी लीक होने का खतरा था कि मिशन प्लान आउट ना हो जाए। अगर डेगो गार्शिया से टेक ऑफ किया तो बहुत सारे दूसरे मुल्क नजर रखे हुए थे डेगो गार्शिया पर, तो उन्होंने एक तो ये सरप्राइज एलिमेंट किया कि अमेरिका से उन्होंने मेनलैंड उन्होंने उड़ाए। जहां तक इम्पैक्ट का है, ये तकरीबन 40,000 पाउंड का वजन उठा के ले जा सकता है स्टेल्थ होने के बावजूद। तो आपने कहा कि 30,000 का एक बॉम्ब है, तो जिसका मतलब है इन्होंने 6 जहाज ले गए, तो मोस्ट लाइकली इन्होंने 6 बॉम्ब गिराए हैं, तो जो जिसको हम कहते हैं बंकर बस्टर है। और ये 6 जहाजों का जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन इसके वेपन का 50 से 60 मीटर तक ये पेनिट्रेट करता है। लेकिन अगर अमेरिका का ये बयान कि हमें टॉमहॉक क्रूज मिसाइल भी मारे हैं सबमरीन से, तो जो लिंक करते हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि पहले इन्होंने टारगेट या उस एरिया को सॉफ्ट किया है, उसके बाद ये बंकर बस्टर मारे हैं। अच्छा, अब देखना ये है कि यहाँ पर इफेक्ट ऑफ डैमेज कितना हुआ है। जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जो वॉर ऑब्जेक्टिव या कोई मिशन ऑब्जेक्टिव होता है, तो देखना होता है कि सक्सेस रेट क्या है। अब मैं टेंड टू बिलीव करता हूँ कि इजराइल और अमेरिका के बयान के मुकाबले में ईरान का बयान जो आया है कि हमारा ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, जो आप अभी कह रही थी, वो मुझे ज्यादा क्रेडिबल लगता है। वो क्रेडिबल इसलिए लगता है कि कोई सरप्राइज नहीं था ईरान के इन पर हमला होना है। उन्होंने, मुझे फील होता है कि उन्होंने अपना, और उसके लिए पहले से प्रिपेयर भी था सर। और नतंज और इस्फहान के लिए तो वो कह रहे हैं कि उसके करीब करीब गिरे और फर्दों का जो है वो एक हिस्सा इसमें डैमेज हुआ है। साथ ही मौजूद रहेगा सर जौहर सलीम साहब। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है सर। 2 दिन पहले हमें पता चलता है कि वो 2 हफ्तों के लिए मौखर कर रहे हैं ये फैसले, और बार बार ये भी अमेरिका की तरफ से ही कहा जा रहा था कि इजराइल उन्हें इस चीज़ पर दबाव डाल रहा है कि आप इस जंग का हिस्सा बने, लेकिन वो जंग का हिस्सा नहीं बन रहे। फिर कल जिस वक्त ये अटैक होने वाला होता है, उससे पहले JD Vance एक्टिविस्ट ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि अमेरिका को इस तनाज़े का डायरेक्ट इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी अटैक कर दिया जाता है। तो ये क्या हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे उस बात से बिल्कुल ही मुख्तलिफ हुआ। और उस पे मजीद ये कि जो उन्होंने सुबह मीडिया टॉक किया है उसमें तो बड़ा उन्होंने क्लियरली बताया कि वो डे फर्स्ट से बड़ा ये कोऑर्डिनेटेड सब कुछ हो रहा था। यानी अगर इसराइल वहां पर अटैक कर रहा था तो अमेरिका की नॉलेज में होते हुए ये सब कुछ हो रहा था। ये क्या था सर? जी, मेरे ख्याल ये बात ठीक है कि ये कोऑर्डिनेटेड थी स्ट्रेटजी।
कि जब 2 महीने पहले ये अल्टीमेटम दिया है तो ये इजराइल की तरफ से तो नहीं आया था, ये तो अमेरिका की तरफ से आया था कि अगर आपने 2 महीने में ये नहीं किया, आपने मुआहदा नहीं किया जिसके मुताबिक जो है बेसिकली अपना पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम स्क्रैप नहीं करते तो या कि एटलीस्ट न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जिससे आप वो किसी टाइम पे भी वेपनाइज कर सकते हैं, तो हम फिर स्ट्राइक करेंगे। और देखें 61st डे पे स्ट्राइक होती है। फिर जो ये ट्रम्प का ये वाला जो बयान है 2 हफ्ते वाला, इसके लफ्ज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है। ट्रम्प ने वो बड़ा मीनिंगफुल था, उसने ये नहीं कहा था कि 2 हफ्ते बाद कहूँगा, उसने कहा था कि मैं विदिन 2 वीक्स। अब विदिन 2 वीक्स का मतलब है पहले दिन भी हो सकता है, आखिरी दिन भी हो सकता है। तो वो मेरे ख्याल डिफ्लेक्शन थी। और ये भी इस इतलात में फॉक्स न्यूज़ में है कि जी उसमें पूरे उन्होंने एक प्रोग्राम में रिपोर्ट दी कि किस तरह उन्होंने पहले एक बैच तैयारों का वहाँ से उड़ा, फिर जो है ना फिर उसके बाद एक दूसरा बैच उड़ा ताकि पता ही नहीं चले कि कौन से बैच ने आके करना है। और उसमें 18 घंटों का फर्क था, सो सरप्राइज का एलिमेंट रखा उसने। अच्छा, तो ये एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी है, देखें इजराइल की और अमेरिका की, और उनके ऑब्जेक्टिव्स भी, दोनों के मकसद जो हैं वो भी एक हैं। और इसमें जो है मकसद हैं क्या बेसिकली ना, अब 3 मकसद हैं जो है ना। एक तो ये है कि ईरान की जो है पावर एज ए रीजनल जो है ना एज ए रीजनल प्लेयर वो ख़त्म की जाए, ठीक है ना। उसको उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इनफेक्टिव या न्यूट्रलाइज करना है, जो कि खासी हद तक उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो जो ईरान के सारे मज़ामती ग्रुप्स जो उनके सपोर्टेड थे सारे, जो जिनको वो प्रॉक्सीज कहते हैं, हिजबुल्लाह हो गया या हौतीज़ हो गए, या वहाँ से जो है हमास है या इराक में है, फिर सीरिया में उनकी एक वहाँ पे ग्रुप्स थे, उनकी हमायत याफ्ता हुकूमत थी, उसको भी गिरा दिया। तो वो तो काफ़ी हद तक उन्होंने न्यूट्रलाइज किया। हौतीज़ उतने थोड़े बचे हुए हैं, लेकिन वो भी पहले से ज़्यादा कंटेंट है। अच्छा, वो जो थे ना, वो एक रिंग ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो ईरान के लिए भी ज़रूरी था, एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप था। ईरान उनको करता था और वो ईरान की प्रोटेक्शन थे, ईरान की इंश्योरेंस थे कि अगर ईरान पे अटैक होगा तो वो सारे अटैक करेंगे। देखिए वो कुछ भी नहीं अभी किया उन्होंने फिलहाल। तो दूसरा जो है मकसद ये था कि इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी खत्म करना इस हद तक कि अगले कई सालों तक तो ये बॉम्ब ना बना सके। अगर ऐसा हो जाता सर, तो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो माहिरीन कह रहे हैं कि 8 साल ईरान पीछे चला जाता है अगर ये हो जाता है जो दावा अमेरिका कर रहा है। इस पे जो अभी इन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब जिनके कह रहे हैं ना जी, ये जो है खसूसन इसी चीज के लिए बनाए गए थे। वो वर्जन नहीं है जो पुराने बंकर बस्टर्स बॉम्ब थे जी, वो जेरे जमीन जाके हदफ टारगेट करने के लिए बनाए गए थे। ये इसको 7.5 मील ऊपर से गिराते हैं जी, तो ये उससे मतलब उतनी स्पीड पकड़ लेता है कि 60 मीटर्स जाके 60 मीटर्स डीप ये वैसे चला जाता है। अमेरिका कामयाब हुआ नहीं हुआ? देखिए मेरा अंदाजा ये है ईरान तो कह रहा है नहीं हुआ। मेरा ख्याल है उन्होंने खासी हद तक, देखें बात ये नहीं है कि न्यूक्लियर फिजिकल मटेरियल तो वहां से ले गए होंगे, मसला उसका नहीं है। मसला ये आपकी असल कैपेसिटी तो सेंट्रीफ्यूजेस है ना जी, सेंट्रीफ्यूजेस उसको मज़ीद अफसूदा कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूजेस को उन्होंने हदफ हासिल कर लिया, यानी मेरा अंदाजा है कि उन्होंने खासी हद तक कर दिया होगा। इख्तियार साहब, मुझे ये फरमाइएगा सर, जैसा कि वजीर खारजा ईरान के जा रहे हैं रूस, वहाँ पर जाके क्या फैसले होते हैं मुतवक्के तौर पर, और कुछ जिस तरह के हंगामी इजलास बुलाया गया है यूनाइटेड नेशंस का, तो उसमें कहा जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान का भी किरदार रहा है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है सर, पाकिस्तान, चीन, रशिया मिलकर, टर्की, कोई हिकमत अमली बनाई जा सके कि आगे बढ़ेंगे कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया किरण। देखिए पॉसिबिलिटीज तो सारी हैं, क्योंकि ये तो अब मतलब अमेरिका का हमला करना ऐसा ही हुआ कि मतलब अगर आपके पास सबसे ज्यादा ताकतवर जहाज है, आपके पास सबसे ज्यादा जहाज है, आपके पास बहुत सारा जंग और जदल का साजो सामान मौजूद है, आपके पास बड़ी फौज है, आपके पास बेहतरीन दिफाई सिस्टम मौजूद है, तो मीन्स कि आप पूरी दुनिया पे कब्जा कर सकते हो, आप पूरी दुनिया पे हमला भी कर सकते हो। तो फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर है और मुल्कों के बनाए गए कवानीन है, जिसको हम महज़ब माशरों के कवानीन कहते हैं, फिर वो कहाँ खड़े? तो ऐसे हालात में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अपनी जो स्ट्रेटेजिक और यहाँ पर जोग्राफियाई तौर पर जो हमारी पोजीशन है, और एटमी मुल्क, फिर इस्लामिक मुल्क होना, ये एक हमारा एक, मैं कहता हूँ इट्स अ फेदर इन आवर क्राउन, इन आवर कैप। और फिर इस वक्त चाइना, सऊदीया, रशिया, ये मेरे ख्याल में, और तुर्की समेत सब ने बड़ी अपनी ये अहमियत के हामिल मुल्क हैं। 2 एटमी मुल्कों के बीच में उन्होंने जंग रुकवाई, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड अगेन उनके पास एक अपॉर्चुनिटी आई ईरान और इजराइल की जंग रुकवाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो ट्रेन उसकी जो है उनकी छूट चुकी है।